गुड इवनिंग सभी लोगों को। जितने भी लोग हैं सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज की हमारी जो क्लास है, इस क्लास में जो हमने 50 महत्वपूर्ण कलाकारों से संबंधित प्रश्न को लिया हुआ है। 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे जो हैं कलाकारों से संबंधित। तो चलिए इसे देखते हैं। सारे लोग जवाब दीजिएगा, जितने भी लोग हैं सभी लोग जवाब दीजिएगा। चलिए एक बार शेयर कर दीजिए, शुरू करते हैं। शेयर कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। देखिएगा, एक बार शेयर कर दीजिए, एक बार, उसके बाद शुरू करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ जाएं, शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिएगा, देखिएगा मित्रों, ये हमारा आज का पहला प्रश्न है। भारतीय शिल्प षडंग के रचयिता कौन है? चलिए देखिएगा, भारतीय शिल्प षडंग के रचयिता कौन है बताइएगा सभी लोग। नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ ठाकुर, ई.वी. हैवेल, आनंद कुमार स्वामी। देखिएगा, भारतीय शिल्प षडंग यह जो पुस्तक है यह किसकी है, इसके रचयिता कौन है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। सभी लोग जानते हैं इसका जवाब क्या होगा। अवनींद्रनाथ टैगोर जी, अवनींद्रनाथ टैगोर जी। देखिए, अवनींद्रनाथ टैगोर ने लगभग अपने जीवन में 29 पुस्तकों की रचना की। उसमें से महत्वपूर्ण पुस्तक है आपकी भारतीय शिल्प के षडंग। यह कब लिखी गई? 1914 में। कब लिखी गई? 1914 में। 1914 में। और देखिए, इनकी महत्वपूर्ण एक है अल्पना, अल्पना। और भी है भारतीय शिल्प परिचय है, राज कहानी है जो है बंगला साहित्य है, अमन ठाकुर जो बच्चों के लिए है। ये देखिए, ये सारी इनकी महत्वपूर्ण है। और जो है यह भारतीय शिल्प के षडंग 1914 ईस्वी में जो है यह जो लिखी गई भारतीय शिल्प के षडंग। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, अवनींद्रनाथ कलकत्ता आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल कब बने? यह प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए, यहाँ पे इसका जवाब 1905 है एक, और है एक 1904। चलिएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर जी कलकत्ता आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल कब बने? यह जो है कब बने? 1905 में। 1905 में जो है यह जो है वो प्रधानाचार्य के रूप में जो है कार्य कर रहे थे। उसके बाद प्रधानाचार्य बने। चलिएगा, हम अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, सभी लोग जवाब दीजिए। चलिएगा, हमारा अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक पत्रिका भारती का आरंभ कब हुआ? बताइएगा, 1817 है, 1877 है, 1827 है, 1815। बताइएगा, ऐतिहासिक पत्रिका भारती का आरंभ कब हुआ? कब हुआ? 1877 में। 1877 में। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिएगा, इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट स्कूल की स्थापना किसने की? ई.वी. हैवेल जी हैं, यामिनी रंजन राय हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, गगनेन्द्र नाथ टैगोर हैं। देखिएगा, इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट स्कूल की स्थापना जो है इसमें देखिए अवनींद्रनाथ टैगोर और गगनेन्द्र नाथ टैगोर जी हैं। लेकिन मुख्य भूमिका रही किसकी? गगनेन्द्र नाथ टैगोर जी की। यहाँ पे हम ऑप्शन में लगाएंगे गगनेन्द्र नाथ टैगोर जी को। कब इसकी स्थापना होती है? 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में। देखिएगा, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट यह कोलकाता में है और इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने की। गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने की। चलिएगा, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताइएगा, जोगीमारा गुफा की भित्ति चित्रकारी प्रतिलिपि असित कुमार हलधर और समरेंद्र नाथ गुप्त ने किस सन में बनाई? दो लोगों की बात की जा रही है, समरेंद्र नाथ गुप्त और जो है कौन है आपके असित कुमार हलधर जी हैं। असित कुमार हलधर जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जो है 3 गुफाओं की प्रतिलिपियां तैयार की। 3 गुफाओं की प्रतिलिपियां तैयार की। चलेगा, 3 गुफाओं की प्रतिलिपियां तैयार की थी असित कुमार हलधर ने, बाघ, अजंता और जोगीमारा की। यहाँ जोगीमारा की बात की जा रही है। जोगीमारा की बात की जाए समरेंद्र नाथ गुप्त और असित कुमार हलधर ने जोगीमारा गुफा की प्रतिलिपियां कब तैयार की? 1914 ईस्वी में। 1914 ईस्वी में। देखिए, ये दोनों लोग जो हैं अवनींद्रनाथ टैगोर जी के शिष्य हैं। देखिए, अवनींद्रनाथ टैगोर जी के 4 स्तंभों में से प्रमुख 2 लोग हैं, असित कुमार हलधर और कौन है? समरेंद्र नाथ गुप्त। और नंदलाल बसु
और क्षितिज मजूमदार, इनके 4 स्तंभ थे अवनींद्रनाथ टैगोर जी के। चलिएगा हम आगे प्रश्न देखते हैं, बताइएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। हलधर और बोस ने किस सन में बाघ गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? बाघ गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां जो है हलधर साहब ने यानी असित कुमार हलधर ने और नंदलाल बोस ने कब तैयार की? देखिएगा 1917 है, 1922 है, 1910, 1921। आप सभी लोग जवाब दीजिएगा 1921 ईस्वी में, 1921 में। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अवनींद्रनाथ टैगोर कलकत्ता आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल कब बने? फिर से वही क्वेश्चन है, देखिए आपका 1905 है। चलिएगा हम अगले प्रश्न को देखते हैं। मुखौटों से अवनींद्रनाथ टैगोर ने क्या उजागर किया? मुखौटों से अवनींद्रनाथ टैगोर ने क्या उजागर किया? देखिएगा सामाजिक अच्छाइयों को, सामाजिक बुराइयों को, धार्मिक अच्छाइयों को, इनमें से कोई नहीं। मुखौटों से जो अवनींद्रनाथ टैगोर जी उन्होंने मुखौटों से जो है सामाजिक बुराइयों को उजागर किया। मुखौटों या कार्टून के माध्यम से यह सामाजिक बुराइयों को उजागर किया था। चलिए ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा, चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिएगा अवनींद्रनाथ ने रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक चित्रांगदा के लिए कितने रेखा चित्र बनाए? अवनींद्रनाथ टैगोर, देखिए जो रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक है चित्रांगदा, उसके लिए कितने चित्र बनाए? 32 चित्र बनाए। 32 चित्र बनाए अवनींद्रनाथ टैगोर ने रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक चित्रांगदा के लिए। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर की शैली को क्या कहा जाता था? स्वच्छंदवादी, प्रतीकवादी, प्रभाववादी, समन्वयवादी। बताइएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। अवनींद्रनाथ टैगोर जी की जो शैली है उसे क्या कहा जाता था? उस शैली को क्या कहा जाता था जिस शैली में अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने कार्य किया? क्या कहा जाता? समन्वयवादी शैली कहा जाता था अवनींद्रनाथ टैगोर जी की शैली को। चलिए हम अगले प्रश्न पर देखते हैं। 1883 ईस्वी में खड़गपुर में किस कलाकार का जन्म हुआ? खड़गपुर की बात की जा रही है और देखिए ऑप्शन है आपका क्षितिज मजूमदार, यामिनी राय, नंदलाल बोस, इनमें से कोई नहीं। 1883 ईस्वी की बात की जा रही है। देखिए कहीं कहीं देखिए यह जो है यह नंदलाल बोस जी है। सभी लोग जानते हैं यह नंदलाल बोस जी का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? कहीं कहीं दिसंबर देता है, कहीं कहीं सितंबर देता है। यहाँ पे जो है इनका जन्म होता है कब? 3 दिसंबर। कहीं कहीं देखिए सितंबर भी देता है, कहीं कहीं दिसंबर भी देता है। कब हुआ था? 1883 में। 1883 में कहाँ पर हुआ था? मुंगेर के जो है मुंगेर के खड़गपुर बिहार में। मुंगेर के खड़गपुर बिहार में जन्म होता है किसका? जो है आपके नंदलाल बसु जी का जन्म होता है। चलिएगा हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताइएगा हरिपुरा कांग्रेस के पंडाल के लिए बोस ने क्या बनाया? नंदलाल बोस ने क्या बनाया? हरिपुरा कांग्रेस के पंडाल के लिए नंदलाल बसु ने क्या बनाया? यह आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या बनाया उन्होंने? क्या बनाया? पोस्टर चित्र बनाया। पोस्टर चित्र बनाया जो हरिपुरा है हरिपुरा कांग्रेस के पंडाल के नंदलाल बोस ने क्या बनाया? जो है पोस्टर चित्र बनाया। हरिपुरा का जो विषय वस्तु है वह भारतीय ग्राम्य जीवन है। चलिए नंदलाल बोस कौन है? नंदलाल बोस अवनींद्रनाथ टैगोर जी के प्रमुख शिष्यों में से एक हैं और यह ऐसे कलाकार हैं जो भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। 1954 ईस्वी में पद्म विभूषण से इन्हें जो है सम्मानित किया गया है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनकी शैली भी थोड़ी अलग रही है। देखिए इन्होंने नव बंगाल शैली की या नियो बंगाल शैली की स्थापना की और जो है यह
अजंता गुफा से प्रभावित थे, बाघ गुफा से प्रभावित थे, और बाघ गुफा की अनुकृतियाँ भी इन्होंने तैयार की हैं। अनुकृतियाँ अजंता और बाघ दोनों की अनुकृतियाँ टेम्परा पद्धति में बनाई है इन्होंने देखिए वास्तु तकनीक के साथ साथ इनका थोड़ा सा माध्यम अलग था। वास्तु तकनीक के साथ साथ टेम्परा, जल रंग, स्याही, रंगीन पेन, लिनो कट, ड्राई पॉइंट, इन सब पद्धतियों में लगभग बहुत सारे चित्रों का इन्होंने निर्माण किया है। चलिए हम अगले प्रश्न पर देखते हैं। देखिएगा, अजंता की आधुनिकता नंदलाल बोस ने बनाई, वह किसकी अध्यक्षता में बनाई, ये पूछा जा रहा है आपसे। लेडी हेरिंगम है, अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, ईवी हेवल हैं, इनमें से कोई नहीं है। बताइएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। अजंता की आधुनिकता नंदलाल बोस ने बनाई, यानी प्रतिकृतियां तैयार की नंदलाल बोस ने, वह किसकी अध्यक्षता में बनाई, यह प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, ये बताना है आपको। देखिए, नव बंगाल शैली के संस्थापक कहे जाने वाले जो है नंदलाल बोस ने लेडी हेरिंगम की अध्यक्षता में अजंता की प्रतिलिपियां बनाई थी, लेडी हेरिंगम की अध्यक्षता में। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। बाबू मोशाय शांति निकेतन में किसको पुकारा जाता था? बाबू मोशाय के नाम से शांति निकेतन में किसको पुकारा जाता था? यामिनी राय को, रविन्द्रनाथ टैगोर को, अवनींद्रनाथ टैगोर को, नंदलाल बोस को। सभी लोग जानते हैं नंदलाल बोस जी को बाबू मोशाय या मास्टर मोशाय कहकर जो है विद्यार्थी इन्हें जो है पुकारते थे। शांति निकेतन में जिस समय यह शिक्षण के दौरान जो है शांति निकेतन में शिक्षण के दौरान विद्यार्थी इन्हें मास्टर मोशाय कहकर संबोधित करते थे या पुकारते थे, या बाबू मोशाय कहकर पुकारते थे। चलिए हम अगले प्रश्न पर देखते हैं। चलिए, भारत सरकार ने नंदलाल को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया? भारत सरकार ने, जो अभी हमने आपको बताया है, यह ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे कलाकार हैं नंदलाल बोस जिन्होंने पद्म विभूषण का पुरस्कार पाया हुआ है। बताइए कब सम्मानित किया भारत सरकार? 1951 है, 1950 है, 1954 है, 1947 है। बताइएगा, भारत सरकार ने नंदलाल बोस को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया? अभी हमने आपको बताया, देखिएगा 1954 ईस्वी। आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1954 ईस्वी। देखिए, नंदलाल बोस प्रथम भारतीय ऐसे कलाकार थे जिन्होंने जो है जिनकी कलाकृतियां जो है रंगीन वृत्त चित्र यानी डॉक्यूमेंट्री तैयार किया हुआ प्रथम भारतीय कलाकार थे जिन्होंने सबसे पहले जो है रंगीन वृत्त चित्र बनाया। चलिए, और भी इन्हें अनेक पुरस्कार मिला है। आप देखेंगे तो 1965 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता ने इन्हें रविंद्र शताब्दी का पुरस्कार दिया, रविंद्र शताब्दी का। 1952 ईस्वी में विश्व भारती विश्वविद्यालय में इन्हें देशिकोत्तम की उपाधि दी गई। और भी देखिए, इन्हें डिलीट की उपाधि देखिए 1950 में बीएचयू से, 1963 में इन्हें रविंद्र भारती विश्वविद्यालय से, और 1957 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इन्हें डिलीट की उपाधि प्राप्त हुई। चलिए हम अगले प्रश्न पर देखते हैं। नंदलाल बोस कहाँ के अध्यक्ष थे? अध्यक्ष की बात की जा रही है, नंदलाल बोस कहाँ के अध्यक्ष थे? ये कहा जा रहा है नंदलाल बोस जी कहाँ के अध्यक्ष थे? सभी लोग जवाब दीजिएगा। विश्व भारती कला भवन, उद्योग कला संस्था, स्कूल ऑफ ओरिएंटल आर्ट, इनमें से कोई नहीं। नंदलाल बोस कहाँ के अध्यक्ष थे? चलिएगा बताइएगा सभी लोग, नंदलाल बोस कहाँ के अध्यक्ष थे? चलिए, कहाँ के अध्यक्ष थे भाई? स्कूल ऑफ ओरिएंटल आर्ट, स्कूल ऑफ ओरिएंटल आर्ट। चलिए, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा, इसमें और कुछ है नहीं तो इसी को लगाएंगे, स्कूल ऑफ ओरिएंटल आर्ट। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। सत्यनामा, शिव का विस्पान, अहिल्या, कृष्ण, भीष्म प्रतिज्ञा आदि किन विषयों पर आधारित है? यह सब जो है, पहली बात तो ये जितने भी चित्र हैं वह किसके हैं? नंदलाल बोस के हैं। नंदलाल बोस के हैं। और किस पर, किन विषयों पर आधारित हैं यह पूछा जा रहा है। किस पर है? पौराणिक पर आधारित है, पौराणिक पर आधारित है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं।
देखिए, नंदलाल बोस की रेखाओं में ऐसा क्या है? नंदलाल बोस की रेखाओं में ऐसा क्या है? महान शरीर चित्र, आकृतियों की सृष्टि, उन्नत कल्पना, शक्ति और जीवन। नंदलाल बोस की रेखाओं में क्या है, ये पूछा जा रहा है। ऐसा की बात छोड़िए, नंदलाल बोस की रेखाओं में क्या है? महान शरीर चित्रण है, आकृतियों की सृष्टि है, या उन्नत कल्पना है, या शक्ति और जीवन है। क्या है रेखा में उनके? आकृतियों की सृष्टि है, आकृतियों की सृष्टि है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। मूल रूप से बोस के चित्रों में किसका अंकन हुआ है, बताइएगा। लक्ष्मी है, विष्णु है, शिव है, राम है। मूल रूप से नंदलाल बोस के चित्रों में किसका अंकन हुआ है, यह प्रश्न है आपके सामने। बताइएगा, बताइएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। किसका अंकन है? शिव का। शिव सिद्ध कलाकार कहे जाते थे कौन? नंदलाल बोस जी। नंदलाल बोस जी किसके जो है किसके शिष्य रहे? अवनींद्रनाथ टैगोर जी के। अवनींद्रनाथ टैगोर जी के परम शिष्य थे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताइएगा, असित कुमार हल्दर अवनी बाबू के शिष्य कब बने? 1910 में, 1902 में, 1915 में, 1906 में। असित कुमार हल्दर जी अवनी बाबू के शिष्य कब बने? 1906 ईस्वी में। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हल्दर का जन्म कब हुआ था? 1890 में, 1892 में, 1900 में, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा, हल्दर साहब का जन्म कब हुआ था? असित कुमार हल्दर की बात की जा रही है। असित कुमार हल्दर का जन्म जो है कब हुआ था? कब हुआ था? देखिएगा, असित कुमार हल्दर का जो जन्म है वह 10 सितंबर 1890 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 10 सितंबर 1890 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जोरासांको कोलकाता में। जोरासांको कोलकाता में हुआ। चलिए देखिएगा, 1906 ईस्वी में, 1906 ऊपर बताया ना, हल्दर जो है शिष्य कब बने? 1906 ईस्वी में। और देखिए 1906 ईस्वी में इनकी उम्र क्या रही होगी? 1890 में इनका जन्म होता है। 16 वर्ष की अवस्था में यह कलकत्ता विद्यालय में गए। कलकत्ता के राजकीय कला विद्यालय में इन्होंने दाखिला लिया और वहाँ किससे? अवनींद्रनाथ टैगोर जी से 1912 ईस्वी तक कला की शिक्षा प्राप्त की। चलिए हम अगले प्रश्न पर देखते हैं। हल्दर की आरंभिक रचनाएं किस शैली में अंकित हैं? हल्दर की आरंभिक रचनाएं किस शैली में अंकित हैं, यह पूछा जा रहा है। बताइएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। जो असित कुमार हल्दर जी हैं उनकी प्रारंभिक रचनाएं जो हैं वह किस शैली में है? बताइए, किस शैली में अंकित है? वह पटना शैली है, लाख चित्रण है, भित्ति चित्रण है, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा, प्रारंभिक रचनाएं जो है वह भित्ति चित्रों की शैली में है। भित्ति चित्रों की शैली में है। कैसी है? भित्ति चित्रों की शैली में, यानी दीवार पर जो चित्र किए गए उसकी शैली में है। चलिए हम अगले प्रश्न पर देखते हैं। यहीं पर है, देखिएगा, किस दिशा में हल्दर का कार्य क्षेत्र चित्रकला में विस्तृत है? यह है आपके सामने। देखिए, मेघदूत है, महाभारत है, ऋतु संहार है, उमर खयाम है। मतलब ये आपका प्रश्न है, किस दिशा में हल्दर का कार्य क्षेत्र चित्रकला में विस्तृत है? मेघदूत में है, महाभारत में है, ऋतु संहार में है, या उमर खयाम में है? देखिए, उन्होंने बहुत सारे चित्रों को बनाया, बहुत सारे। देखिए, उन्होंने उमर खयाम चित्र श्रृंखला बनाई, उन्होंने ऋतु संहार मेघदूत पर भी जो है बनाया हुआ है। चलिए, लेकिन यह जो है यहाँ पर ऋतु संहार ऋतुओं से संबंधित इन्होंने कई श्रृंखलाएं बनाई हुई है। इससे ऋतु संहार जो है इनके जो है चित्रकला के कार्य क्षेत्र में जो है विस्तृत रही है। चलिए हम अगले प्रश्न पर देखते हैं। देवी प्रसाद राय चौधरी किस विद्यालय के प्रधान शिक्षक रहे? देवी प्रसाद राय चौधरी आप सभी लोग जानते हैं। देवी प्रसाद राय चौधरी यानी डीपी राय चौधरी। डीपी राय चौधरी की बात की जा रही है। डीपी राय चौधरी जो थे वह किस विद्यालय के प्रधान शिक्षक रहे, ये सभी लोग बताइएगा।
चलिए सभी लोग जवाब दीजिएगा। डीपी राय चौधरी के बारे में बताइएगा। चलिएगा, डीपी राय चौधरी की बात की जा रही है, सभी लोग जवाब दीजिएगा। ठीक है, देवी प्रसाद राय चौधरी कहाँ के भाई थे? यह मद्रास राजकीय कला विद्यालय के क्या थे? प्रधान शिक्षक रहे। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। डीपी राय चौधरी को प्रसिद्धि किस क्षेत्र में मिली? चित्रकला में, मूर्तिकला में, स्थापत्य में, साहित्यिक में। देखिए वैसे डीपी राय चौधरी तो कोई ऐसी कला नहीं थी जो उन्हें आती नहीं थी माने तो, और जो है लेकिन यह मूर्तिकला के क्षेत्र में जो है, मूर्तिकला के क्षेत्र में इनको प्रसिद्धि प्राप्त थी। मूर्तिकला के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। वैसे तो यह हर कला में निपुण थे, निशानेबाज भी थे, कुश्तीबाज यानी पहलवान भी थे, शिकारी भी थे, संगीतज्ञ भी थे, कुशल नाविक भी थे, एक चित्रकार भी थे। लेकिन मूर्तियों पर इन्होंने इन्होंने प्रसिद्धि पाई हुई है। इनकी मूर्तियाँ फेमस हैं। चलिएगा हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताइएगा, चौधरी यानी डीपी राय चौधरी की उच्च कोटि के चित्रों में कौन सा चित्र प्रमुख है? जीवन संध्या है, संध्या ज्योति है, मुसाफिर है, इनमें से कोई नहीं है। चौधरी के उच्च कोटि के चित्रों में कौन सा चित्र प्रमुख है? चित्र की बात की जा रही है। चित्रों में देखिए सबसे प्रमुख चित्रों में यहाँ पे मुसाफिर है। चलिएगा हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। चौधरी किसके चित्रण में विशेष थे? पुरुष चित्रण में, नारी में, प्रकृति में, इनमें से कोई नहीं। इनके चित्रों की बात की जा रही है, डीपी राय चौधरी के चित्रों की। इनके चित्रों में नारी चित्रण की विशेषता थी। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। रंगों का सम्राट किसे कहा गया? रंगों का सम्राट किसे कहा गया? चलिए, छितिन नाथ मजुमदार हैं, एम.एफ. हुसैन हैं, अब्दुल रहमान चुगताई हैं, इनमें से कोई नहीं। रंगों का सम्राट किसे कहा गया? अब्दुल रहमान चुगताई जी को। अब्दुल रहमान चुगताई जी को जो है रंगों का सम्राट कहा गया। देखिए यह जो है रहमान चुगताई जी, इनका जन्म जो है पाकिस्तान में हुआ, लाहौर पाकिस्तान में। इनकी मृत्यु भी पाकिस्तान लाहौर में ही होती है। और जो है लेकिन इन्होंने जो है अब्दुल रहमान चुगताई ने कला की शिक्षा जो है कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट से अवनींद्रनाथ टैगोर के निर्देशन में सीखा। देखिए अब्दुल रहमान चुगताई और समरेंद्रनाथ गुप्त को बंगाल शैली के प्रचार प्रसार के लिए लाहौर आर्ट स्कूल भेजा गया था। और यह अब्दुल रहमान जो चुगताई जी हैं, यह पाकिस्तान का प्रथम राष्ट्रीय कलाकार माने जाते हैं। पाकिस्तान का प्रथम राष्ट्रीय कलाकार और दक्षिण एशिया का पहला आधुनिक मुस्लिम कलाकार माने जाते हैं। यह जन्म से देखिए यह इनकी बहुत सारी श्रृंखलाएं हैं। और पहले यह चुगताई जी जो हैं वह पाकिस्तान टेलीविज़न व रेडियो के लिए लोगो तैयार करते थे। बाद में इनके चित्रों में देखिए भारतीय और फारसी तत्वों का सुंदर समन्वय है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब्दुल रहमान चुगताई किसके शिष्य हैं? किसके शिष्य हैं भाई? अवनींद्रनाथ टैगोर के। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब्दुल रहमान चुगताई की कला का सबसे प्रमुख तत्व रेखांकन किस तरह से है? स्पष्ट है, सूक्ष्म है, कोमल है, इनमें से कोई नहीं है। बताइएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। अब्दुल रहमान चुगताई की कला का सबसे प्रमुख तत्व रेखांकन किस तरह से है? कोमल है। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताइएगा, चुगताई की महान कृतियां कौन सी हैं? द हर्मिट है, द वेब ऑफ लाइफ है, एक्सटिंग्विश्ड है, इनमें से कोई नहीं। महान कृति जो है एक्सटिंग्विश्ड है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेपाली लड़की किसका प्रसिद्ध चित्र है? डीपी राय चौधरी, नंदलाल बोस, गगनेंद्र नाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। बताइएगा, नेपाली लड़की किसका प्रसिद्ध चित्र है? नेपाली लड़की
यह किसका प्रसिद्ध चित्र है? डीपी राय चौधरी जी का, डीपी राय चौधरी जी का। देखिए इनके प्रसिद्ध चित्रों में मुसाफिर, खतरनाक रास्ता, आंधी के बाद, कौतूहल, नेपाली लड़की, लेप्चा कुमारी, तिब्बती बालिका, आप इससे ही समझ गए होंगे जो डीपी राय चौधरी जी हैं उनके चित्रों में नारी चित्रण की अधिकता है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। ताजमहल व शाहजहां की मृत्यु किस कलाकार का चित्र है? गगनेन्द्र नाथ का, यामिनी राय का, अवनी बाबू का, मनीषी डे का? बताइएगा। ताजमहल व शाहजहां की मृत्यु किस कलाकार का चित्र है? बताइएगा। अवनी बाबू का है, गगनेन्द्र नाथ का है, यामिनी राय का, मनीषी डे का? किसका है? अवनीनाथ टैगोर जी का है। देखिए मुगल सिद्ध कलाकार कौन कहे जाते थे? अवनीनाथ टैगोर जी। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। शिव का विस्पान किसने चित्रित किया? शिव का विस्पान, अब देखिए यहाँ यहीं पे दोनों ऑप्शनों में से आपको मिल जाएंगे। शिव का विस्पान किसने चित्रित किया? बाबू मोशाय। बाबू मोशाय किसे कहा गया? नंदलाल बसु को, नंदलाल बसु को बाबू मोशाय कहा जाता है। इनके और भी प्रमुख चित्र हैं। सती का देह त्याग, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिव का विस्पान तो आपके सामने ही है, बहुत महत्वपूर्ण है। महिषासुर मर्दिनी, गंगा अवतरण, महाश्वेता जो एडमिशन के समय जो है अपने साथ ले गए थे, इसे देखते ही हैवेल साहब ने कलकत्ता विद्यालय में एडमिशन दे दिया। चलिए बीड़ा वादिनी, डांडी मार्च, संथाल स्त्री पुरुष व कन्याएं, कड़े का सूर्य पूजन, भीष्म प्रतिज्ञा, सावित्री और यमराज, ऋतु वर्षा में धूला कोणार्क, तूफानी रात, कुरुक्षेत्र, और क्या है इनका? बनारस दृश्य है, लवाई नृत्य है, काली नृत्य है, चीड़ का जंगल है, संथाली है, अरहर का पौधा है, देवदासी है। ये सारे इनके प्रमुख चित्रों में से हैं। इसके अलावा इन्होंने भारतीय संविधान का चित्रण किया, भारतीय संविधान का इन्होंने चित्रण किया। एक इनका चित्र है पांडवों का हिमालय आरोहण जो 15 फीट लंबा है और टंच पद्धति में बनाया गया। यह मात्र 1 घंटे में इन्होंने तैयार किया। ये सारे देखिएगा, ये सारे जो चित्र हैं यह नंदलाल बोस के हैं। इसके अलावा यह भित्ति चित्रण भी करते थे। देखिए नटीर पूजा जो है, जलता देवतार, ये इनके भित्ति चित्रण हैं जो शांति निकेतन के भवन में है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताइएगा मेघदूत किसने चित्रित किया? बताइए। असित कुमार हलदर हैं, और हैं आपके हिब्बर साहब हैं, बेंद्रे हैं, सूजा हैं। आप तुरंत लगाएंगे किसे? असित कुमार हलदर। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। नारी नामक चित्र किसने बनाया है? मनीषी डे, नंदलाल बोस, अमृता शेरगिल, रामचंद्र शुक्ल। किसने बनाया है? मनीषी डे ने बनाया है। चलिए हम अगले प्रश्न पर देखते हैं। सती नामक नंदलाल बोस का चित्र किस शैली में बना है? ये पूछा जा रहा है। जो सती नामक चित्र है वह तो नंदलाल बोस ने बनाया है, लेकिन किस शैली में बनाया गया है ये प्रश्न है आपके सामने। सभी लोग जवाब दीजिएगा। चलिएगा बताइएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। सती, सती की बात की जा रही है, नंदलाल बोस का है। यह प्रसिद्ध चित्र किस शैली में है? वास शैली में। सती जो सती और शिव का विस्पान, यह दोनों जो है वास शैली है, वास शैली में है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। नंदलाल बोस किसके शिष्य थे? आप सभी लोग जानते हैं किसके परम शिष्य थे? जो है अवनी बाबू के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय अंग्रेज सरकार द्वारा खान बहादुर का खिताब किसे मिला था? बताइएगा। यामिनी राय को, गगनेन्द्र नाथ टैगोर को, मनीषी डे को, अब्दुल रहमान चुगताई जी को। भारतीय अंग्रेज सरकार द्वारा खान बहादुर का खिताब किसे मिला था? अब्दुल रहमान चुगताई जी को। चलिए हम अगले प्रश्न पर देखते हैं। बुझी हुई लौ नामक चित्र किस कलाकार का है? यह प्रश्न है आपके सामने। आप देखिए, अब्दुल रहमान चुगताई हैं, हिम्मत शाह हैं, रवि सिंह बिष्ट हैं, अमृता शेरगिल हैं। बताइएगा। बुझी हुई लौ यह प्रसिद्ध चित्र किसका है? देखिएगा किसका है? अब्दुल रहमान चुगताई जी का है। और भी इनके प्रसिद्ध चित्र हैं। सहारा की राजकुमारी, अनारकली, प्रिंस सलीम,
जंगल में लैला, और देखिए जो है कवि तुलसीदास हैं, राधा कृष्ण हैं, होली है, हीरा मन तोता है, और सन्यासी है, बुझी हुई लौ है, बिरहड़ी राधा है, यह संगीत का जन्म है, द पोएट्स विजन। अभी ऊपर हमें बताया था आपके द पोएट्स विजन ऊपर था आपके। चलिएगा हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताइएगा किस कलाकार की अधिकांश उत्कृष्ट मौलिक कृतियां बंगाल के महान संत चैतन्य प्रभु के आध्यात्मिक जीवन से प्रेरित हैं? चैतन्य प्रभु, चैतन्य सिद्ध कलाकार किसे कहा गया? चैतन्य सिद्ध कलाकार, बंगाल शैली का चैतन्य सिद्ध कलाकार किसे कहा गया? देखिए रविशंकर राउल, राम गोपाल विजयवर्गीय, शारदा चरण उकील, छितिननाथ मजूमदार। किसे कहा गया? छितिननाथ मजूमदार। छितिननाथ मजूमदार जिसे संत कलाकार, भावों का सम्राट कहा गया, और किसके शिष्य? अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे। अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे। इनके प्रसिद्ध चित्रों में देखेंगे आप तो जो है ध्रुव की तपस्या और वैष्णव धर्म, और जो है चैतन्य महाप्रभु से संबंधित यह रहे। और देखिए चैतन्य का गृह त्याग यह इनका सबसे उत्कृष्ट चित्र है, जो कहाँ पर संग्रहित है? भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। राधा कृष्ण, देखिए गणेश को महाभारत लिखवाते वेद व्यास, यह भी इनका प्रसिद्ध चित्र है, इसमें भारत कला भवन वाराणसी में है। और देखिए चैतन्य महाप्रभु, राधा का अभिसार, ध्रुव की तपस्या, भारतीय लक्ष्मी, पुष्प प्रचारिका, रासलीला, विष्णु प्रिया, समर्पण, सीता व लक्ष्मण, ये सारे प्रसिद्ध चित्र किसके हैं? आपके छितिननाथ मजूमदार जी के हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। शारदा चरण उकील का जन्म स्थान है। यहाँ पर शारदा चरण उकील की बात की जा रही है। शारदा चरण उकील का जन्म स्थान पूछा जा रहा है, कहाँ पर है भाई बताइएगा? रंगून में है, मुंबई में है, और जो ढाका है इस्लामाबाद में। कहाँ पर है? ढाका। ढाका जो है बांग्लादेश में इनका जन्म होता है 14 नवंबर 1888 ईस्वी को। कब हुआ? 1888 को इनका जन्म होता है। गुरु इनके अवनींद्रनाथ टैगोर जी हैं। और देखिए इनके चित्रों का विषय ऐतिहासिक भी रहा, पौराणिक भी रहा, यानी कृष्ण और बुद्ध से भी संबंधित रहा है। चलिएगा हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताइएगा शारदा चरण उकील ने शारदा उकील स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना किस सन में की? 1926 में, 1925 में, 1930 में, 1921 में। देखिएगा 1926 ईस्वी में नई दिल्ली में सबसे प्राचीन आर्ट स्कूल जो है शारदा उकील स्कूल ऑफ आर्ट, कब होती है स्थापना? 1926 में। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। मुकुल चंडे शिकागो सोसाइटी ऑफ एचिंग आर्टिस्ट रहे, क्या रहे? वहां पर सदस्य रहे। चलेगा हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताइएगा नंदलाल बोस का चित्र हरिपुरा पोस्टर सीरीज किस माध्यम में बना? हरिपुरा पोस्टर सीरीज जो पूछा जा रहा है किस माध्यम में बनाया गया है? नंदलाल बोस जी का है हरिपुरा पोस्टर, यह किस माध्यम में बना हुआ है यह पूछा जा रहा है। बताइएगा यह जो किस माध्यम में? टेम्परा, कागज पर टेम्परा माध्यम में बनाया गया। इसमें संग्रहित कहाँ है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। नंदलाल बोस को शांति निकेतन के कला भवन का अध्यक्ष कब नियुक्त किया गया? कला भवन का अध्यक्ष कब नियुक्त किया गया यह प्रश्न पूछा जा रहा है। बताइएगा सभी लोग जवाब दीजिएगा। कला भवन का अध्यक्ष कब नियुक्त किया गया? जो है किसे? नंदलाल बोस को। नंदलाल बोस की बात की जा रही है। कब इन्हें? बताइएगा सभी लोग जवाब दीजिएगा। बताइएगा सभी लोग जवाब दीजिएगा। बताइएगा देखिए यहाँ पे ऑप्शन है 1925 है, 1922 है, और देखिएगा 1951 है, 1919 है। चलिएगा बताइएगा कब भाई? 1922 में। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देवी प्रसाद राय चौधरी लगभग 30 वर्षों तक प्राचार्य रहे, कहाँ के रहे?
सारे लोग जानते हैं, मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। डीपी राय चौधरी ने किनकी मूर्तिकला से प्रभावित होकर मिट्टी व प्लास्टर में मूर्तियों को बनाना प्रारंभ किया? बताइएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा, बताइएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। बताइएगा, बताइएगा। डीपी राय चौधरी किसकी? देखिए, रोदिन और बाउडर दिल्ली। चलिए, डीपी राय चौधरी की बात की गई है। चलिए चलिएगा, चलिए रोदिन और जो है वो रोदावेल जो हैं आपके बोरदेल, रोदा बोरदेल, इन लोगों की कला से यह प्रभावित थे। चलिए और वहाँ से प्रारंभ किया था। देखिए, राय चौधरी ने तुलिका चित्र या छेनी से कोरे गए रूपाकारों में दृष्टिगत हुआ है। उल्लास, क्रोध, तनाव, शक। जो डीपी राय चौधरी जो अपने तुलिका चित्र क्या उसमें क्या दृष्टिगत हुआ है? तनाव। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। पर्सी ब्राउन, जगदीश चंद्र बोस, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू की आवाज शिल्प किस कलाकार की कृतियां हैं? सभी लोग जानते हैं किसकी है? डीपी राय चौधरी जी की। चलिए मित्रों, देखिए ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न रहा। अब हम आपको मिलेंगे अगले क्लास में। सभी लोगों को गुड नाइट।